हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के बारे में। मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया कि इतने बड़े बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्लेयर्स को पछाड़कर उन्होंने जियो को इतनी बड़ी कंपनी बनाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की डेट में मोबाइल डेटा ही हमारे लिए ऑक्सीजन है और जिसने ये बात समझ ली वो आज के टाइम में राजा है, जो कि है मुकेश अंबानी, जिन्होंने मोबाइल डेटा जैसी हीरे को कैप्चर किया और आज 40 करोड़ इंडियंस जियो के सब्सक्राइबर्स हैं। जियो के सीईओ और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंडिया को एक ऐसी चीज़ दी है जो कि अगर आपसे छीन ली जाए तो आप पागल भी हो सकते हैं। आज की डेट में आप खाना छोड़ सकते हैं एक टाइम का, लेकिन इंटरनेट चलाना नहीं छोड़ सकते। कॉलिंग से लेके सर्फिंग, शॉपिंग, सब कुछ इंटरनेट पे होता है और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मुकेश अंबानी की वजह से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे जितने भी रीजंस, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि इस टॉपिक को क्लैरिटी से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जियो ने ऐसा क्या किया कि उसने ये बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्लेयर्स जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सबको पीछे छोड़ दिया। जियो के आने से पहले ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है ये आपस में लड़ रही थी वॉइस कॉल के लिए, ना कि डेटा के लिए। और इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे रीज़न ये था कि उस टाइम पर जो इन कंपनीज का 60 से 70% रेवेन्यू आता था वो आता था वॉइस कॉल पे, और ये उसके पीछे आपस में लड़ते जा रहे थे। लेकिन जियो ने एक एंट्री मारी और इन सारी कंपनीज के तोते उड़ गए। अब जियो जो है उसने वॉइस कॉल पे काम नहीं किया, उसने काम किया डेटा और नई टेक्नोलॉजी पे, जिससे कि ये कंपनीज देखती ही रह गई कि ये हुआ क्या। और जियो ने यहाँ पर इतना ज़्यादा काम और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की कि आज बच्चा बच्चा जियो का नाम जानता है। तो मुकेश अंबानी को ये आइडिया आया कहाँ से जियो का, ये भी सुनते हैं। तो ये तो बात हुई टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। अब मुकेश अंबानी को ये आइडिया कहाँ से आया कि उन्हें इंटरनेट को सस्ता करना है और फास्ट करना है? ये आइडिया आया उनको अपनी बेटी ईशा अंबानी से। जब वो अपने कॉलेज की एक असाइनमेंट पे काम कर रही थी तो उसको सबमिट करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने ये बात अपने फादर से शेयर भी की। उनके बेटे आकाश अंबानी ने भी कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ वॉइस कॉल से पैसा कमाना जानती है, लेकिन असली पोटेंशियल तो डिजिटलाइजेशन में है और ये ही इंडिया का फ्यूचर है। इन दोनों यंगस्टर्स की बातों से अंबानी जी को रियलाइज हुआ कि इंडिया 3 चीज़ों की वजह से सफ़र कर रही है: पुअर कनेक्टिविटी, ओवर प्राइसिंग और अनअफोर्डेबल डेटा। जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में बिजनेस का बंटवारा हुआ था तो रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी थी, वो चली गई थी अनिल अंबानी के पास। और बंटवारे के टाइम पे उन दोनों के बीच में एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें लिखा था कि जब एक भाई एक इंडस्ट्री में काम करेगा तो दूसरा भाई उस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी नहीं खोल सकता। लेकिन मुकेश अंबानी हमेशा से एक टेलीकॉम कंपनी खड़ी करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे और फाइनली 2010 में इस नॉन कम्पीट एग्रीमेंट को ड्रॉप करवाया। उसी सेम ईयर में जब इंडिया में 4G लाइसेंस का ऑक्शन हो रहा था, तब एक कंपनी बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद जिसका नाम था इन्फोटेल, बस उसी को ये लाइसेंस मिला था। और ये न्यूज़ जैसे ही फैली, रिलायंस इंडस्ट्री ने उसके 95% स्टेक ले लिए और उस कंपनी का नाम रख दिया रिलायंस जियो इन्फोकॉम। और इसी वजह से उस टाइम की जियो सबसे पहली कंपनी थी जिसे 4G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिला। और उनको ये पता चला कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की असली ताकत उसके डेटा फैसिलिटीज़ में है, ना कि वॉइस कॉलिंग फैसिलिटी में। और पूरा वर्ल्ड फ्यूचर में 4G और 5G पे मूव करेगा, तो इंडिया क्यों पीछे रहे? बस इसी की वजह से जियो की शुरुआत हुई। अब मुकेश अंबानी उस टाइम पर 4G को लेके क्यों उतरे मार्केट में, जबकि 4G तो इंडिया में दूर दूर तक नहीं था। उस टाइम पर सारी कंपनीज 2G और 3G पे काम कर रही थी। तो मुकेश अंबानी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे लेफ्ट हैंड में बाकी सारी कंपनीज है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, और मेरे राइट हैंड पर जियो है। अब ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में कंपनीज हैं, एयरटेल वगैरह, ये सब काम कर रही हैं 2G और 3G पर, जिन पर इनका बहुत पैसा लगा है। और दूसरी तरफ है जियो, जो कि इस क्वाड्रेंट में ना आकर इन्होंने अपना नया क्वाड्रेंट क्रिएट किया। तो अब इनके पास कोई भी कंपेटिटर नहीं है। जबकि दूसरी जगह अगर वो 2G और 3G में ही काम करते तो उनको अपने बहुत सारे कंपेटिटर से कम्पीट करना पड़ता। ये तो हुआ एक फ़ायदा।
दूसरा फायदा कि जियो मार्केट में आया तो सही एक नया क्वाड्रेंट क्रिएट करके, साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट लेकर आया 2.5 लाख करोड़ की, जो कि अगर आप ये लेफ्ट हैंड में जितने भी कंपनीज है इन सब की इन्वेस्टमेंट ऐड ऑन भी करें तो भी जियो की इन्वेस्टमेंट 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी वजह से मुकेश अंबानी जियो को इतना बड़ा बना पाए इतने कम टाइम में। आज की डेट में इंडिया की आबादी 130 करोड़ है, जिसमें से कि फ़ोन 116 करोड़ लोगों के पास है, जिसमें से ऑलमोस्ट 38 करोड़ जियो के हैं और एयरटेल के हैं 36 करोड़। ये मार्च 2022 तक का डेटा है। लेकिन जब जियो की शुरुआत हुई तो डेटा कंजम्पशन सिर्फ 10% लोगों तक सीमित था। ऐसा क्यों? क्योंकि एयरटेल वोडाफोन जैसी कंपनीज 1 GB के लिए 250 से 300 रुपये चार्ज करती थी। बस इसी चीज़ को मुकेश अंबानी ने समझा कि अगर इंडिया को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है तो इंटरनेट को सस्ता करना पड़ेगा। वॉइस कॉल्स तो ऑलरेडी ये लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी मुश्किलों के बाद जियो 5 सितंबर 2016 को लॉन्च हुई। यहाँ पे एक चीज़ का आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। जियो जब लॉन्च हुआ तो उसने एक ऐसी चीज़ फ्री दी जो उस टाइम पर बहुत महंगी थी, वो थी इंटरनेट। एक तो उन्होंने एक आधार कार्ड पे 5, 6, 7 सिम कार्ड देना शुरू कर दिया और 6 महीने के लिए डेटा पैक फ्री, और वहीं एक दिन के लिए 4 GB डेटा। अब आप खुद सोचिए कि एक इंसान एक महीने में 1 GB का पे कर रहा था 200 से 300 रुपये, और वहीं जियो आया एक दिन का 4 GB डेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ पर एक आदमी यूट्यूब सोच सोच के चला रहा है कि कहीं उसका डेटा ना ख़त्म हो जाए, और वो वीडियोस देख भी रहा है तो एकदम लो क्वालिटी में। लेकिन जियो के आने से अब वो अनलिमिटेड यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब कुछ चला रहा है, और यूट्यूब की वीडियोस वो एकदम हाई क्वालिटी पे करके देख रहा है। तो मुकेश अंबानी के इस इनिशिएटिव ने हम लोगों को ऐसी आदत डाल दी है कि आज हम लोग अगर दिन में 2 से 3 घंटे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चीज़ें ना चला लें, हमें नींद ही नहीं आती। और यही थी उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी। उन्होंने एक आधार के साथ इतने सिम कार्ड तो देने शुरू किए ही, और साथ ही साथ एक सिम कार्ड शुरू करने में जहां पहले 1 से 2 दिन लगते थे, वहीं अब 15 मिनट में डिजिटल KYC करके आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने सिम कार्ड के साथ अपना एक फ़ोन भी लॉन्च किया, लाइफ मोबाइल, उन लोगों के लिए जो कि महंगे फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम 4G फ़ोन इंडिया में सिर्फ बहुत ही कम लोगों के लिए था। इसलिए उस 4G सिम को एक्टिवेट करने के लिए आपको 4G फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी ही। 2016 में इंडिया में 105 करोड़ मोबाइल यूजर्स थे, और मुकेश अंबानी ने स्टार्टिंग से 80% मार्केट को कैप करने का प्लान बना रखा था। एट प्रेजेंट जियो के 38 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम एक यूज़र से 250 रुपये पर मंथ लगाएं तो 600 इंटू 38 करोड़, ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 9500 करोड़ पर मंथ। साल की बात करें तो दिस इज़ मोर देन 1 लाख करोड़। तो उन्होंने स्टार्टिंग की 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं की थी। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, कुछ तो रीज़न था उसके पीछे। मुकेश अंबानी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत स्मार्ट थी। जब उन्होंने फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग देना शुरू कर दिया तो अब लोग गाने डाउनलोड कर रहे हैं फ्री में, यूट्यूब सर्फ कर रहे हैं दिन रात। तो आप खुद सोचिए कि जो इंसान ये सब कर रहा है वो आगे तो दूसरे इंसान को बताएगा कि ये देखो जियो क्या दे रहा है। तो आप कुछ समझे यहाँ से, जियो के प्रोमोटर्स हम लोग ही थे, हमने ही जियो को इतना बड़ा बनाया। और ये बात मुकेश अंबानी बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें स्टार्टिंग से ही ये पता था कि अगर मैं इंडिया को ऐसी चीज़ दूंगा, वो भी फ्री में, जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे किसी भी एडवर्टाइज़र की ज़रूरत है ही नहीं। लोग खुद मेरा प्रमोशन आगे से आगे करेंगे और जियो को इतना बड़ा बनाएंगे। इसी चीज़ को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। और ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी कि डेटा के हिसाब से जब जियो की शुरुआत हुई तो विद इन 83 डेज जियो ने 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स गेन किए। जियो के कंपेटिटिव एडवांटेज को समझने के लिए हम एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जनरली लोग फ्लाइट बुक करने से पहले उसका प्राइस चेक करते हैं। वो ये चीज़ बाद में देखते हैं कि वो एयर एशिया की है या इंडिगो की है, लेकिन प्राइस का फैक्टर सबसे पहले आता है। जियो ने ये सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की। उसने सस्ता प्लान निकाला और बेचा, इंडियन मेंटेलिटी को समझा और उस पर बिजनेस किया। अब मुकेश अंबानी ने इंडियंस को ऐसी आदत डाली फ्री इंटरनेट की कि वो और कहीं जाना ही नहीं चाहते, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा दूसरे टेलीकॉम कंपेटिटर्स पे। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सबको भी अपने प्राइस कम करने पड़े, और कुछ पर तो ऐसा असर पड़ा कि उन्हें उनकी इंडस्ट्री से ही क्विट करना पड़ा। एयरसेल, टाटा डोकोमो और वीडियोकॉन जैसी कंपनीज तो मार्केट से गायब ही हो गई।
बीएसएनएल आपको कहीं कहीं दिखेगा। वहीं मार्केट में compete करने के लिए वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा। अगर एयरटेल की बात करें तो आज के टाइम में अगर कोई compete कर रहा है जियो को तो वो सिर्फ और सिर्फ एयरटेल है। पहले के टाइम में मान लीजिए एक बंदे के पास एक सिम था जो कि उसके बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस हर जगह से लिंक था, लेकिन उस टाइम पोर्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से अगर उसको कभी प्रॉब्लम भी आती थी तो वो अपना नंबर चेंज करने से पहले 10 बार सोचता था। लेकिन TRAI की पोर्ट करने की नोटिफिकेशन आने के बाद अब यूज़र के पास ये ऑप्शन है कि वो कभी भी कहीं से भी अपना सिम किसी और कंपनी में पोर्ट करवा सकता है। तो कस्टमर लॉयल्टी भी अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ पर पोर्टिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एयरटेल का नंबर है और किसी वजह से आप अपना नंबर तो सेम चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो नंबर अब जियो में चला जाए, तो अब ऐसा कर सकते हैं। आपका नंबर सेम रहेगा लेकिन आपकी कंपनी एयरटेल से जियो हो जाएगी। इसी चीज़ को हम लोग पोर्टिंग बोलते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, मुकेश अंबानी ने 6 महीने का डेटा तो फ्री दिया, लेकिन उसकी वजह से लोग 4G फ़ोन क्यों खरीदेंगे? लोगों ने ऐसा क्यों किया? मान लीजिए कि एक आदमी 1 महीने में 2 GB डेटा यूज़ करता है, जिसके लिए कि उसकी कॉस्ट अराउंड 600 रुपीज़ पड़ती है, और वो 1 महीने में 200 रुपये की कॉलिंग करता है, तो एवरेज अमाउंट कितनी हो गई? 800 रुपये मान लीजिए आप। वहीं जियो ने ये सब चीज़ें 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री कर दी। अगर एक इंसान बेसिक मैथ्स भी करेगा तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 6 महीने में उसका बिल आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़। अब वो जियो की फ्री फैसिलिटी को अवेल करने के लिए 3 से 4 हज़ार का फ़ोन ज़रूर खरीदेगा, क्योंकि उसमें उसके पैसे भी बच रहे हैं, उसको इंटरनेट की स्पीड भी मिल रही है और उसको डेटा और कॉलिंग तो फ्री में मिल ही रही है। और साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ ने तो उस टाइम नो कॉस्ट EMI पर भी अपने फ़ोन निकाले, मतलब जिसमें कि आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, और यही रीज़न था उस टाइम पे 4G फ़ोन के बूम होने का। मुकेश अंबानी ने अपनाई गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी, जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर आप गन खरीदेंगे तो आपको बुलेट खरीदनी ही पड़ेगी। वैसे ही पूरे देश में 4G सिम बांटने के बाद लोगों को अब 4G फ़ोन खरीदना ही पड़ेगा, जिससे दूसरे लोगों का धंधा चौपट हो गया, क्योंकि उस टाइम 4G फ़ोन इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास था। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत खूब काम की। तो यहाँ से ये पता लगा कि जो कंज्यूमर के लिए सोचेगा वो सक्सेसफुल होगा, ना कि वो जो कि बस अपने बारे में सोचेगा। आज के टाइम में 2 ही कंपेटिटर हैं, जियो और एयरटेल, और उनको एक एडवांटेज है, वो है एंट्री बैरियर, क्योंकि ह्यूज कॉस्ट और लाइसेंसिंग की वजह से इस इंडस्ट्री में कोई आना नहीं चाहता। फरवरी 2022 का पाई चार्ट आप देख सकते हैं। जियो का मार्केट शेयर 35% है और वहीं एयरटेल का 32% और वोडाफोन का 23%। अब वर्ल्ड में 5G की शुरुआत हो गई है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है कि कौन सी कंपनी इसको सबसे पहले अडेप्ट करती है और आगे जाके लीड करती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई नेम इज़ नेहा गुप्ता। If you like the content, do subscribe to my channel and like the video.